नमो नमः, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 10 के जो सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम के अंदर समास जो है उसको पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में हमारा जो वार्षिक परीक्षा में समास का जो है वो 3 नंबर का पैटर्न रहता है। तो और 3 समास हमारे मुख्य रूप से कोर्स में है और उन तीनों समासों को हम बारी से पढ़ेंगे। आज ये समास की पहली क्लास है। तो समास हेडिंग डाल दीजिएगा, समास। सम उपसर्ग है और अस धातु से घायल प्रत्यय जुड़ने पर समास यह शब्द बनता है। और समास की परिभाषा है समसनम समासः। समसनम समासः, लिख लीजिए, समसनम समासः। समसनम समासः इसका तात्पर्य होता है, देखिए, कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बना लिया जाता है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बना लिया जाता है, तो यह समस्त पद कहलाता है। तो यह समस्त पद कहलाता है। और यह प्रक्रिया समास या समसनम कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समास का मतलब होता है कि दो से अधिक पद हो, उसको हम मिलाएं, संक्षेप में करें, ये क्या कहलाता है? समास। नहीं तो समास 5 प्रकार का होता है। हिंदी में हम अलग पढ़ते हैं और संस्कृत, चूंकि संस्कृत से ही हिंदी की व्याकरण बनी है, तो ये उसका पर है। लेकिन संस्कृत के अंदर जो समास है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो समास 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला भेद लिखे केवल समास। केवल समास, केवल समास। दूसरा भेद लिखे अव्ययी। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, केवल समास अव्ययी भाव। तीसरा भेद लिखना है आपको तत्पुरुष। तत्पुरुष कौन सा भेद है? तत्पुरुष। चौथा भेद आपको लिखना है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। और
पांचवा भेद आपको लिखना है द्वंद्व। द्वंद्व बताइए समास के कितने भेद होते हैं? 5। ये जो समास के भेद है ये हम जो कह रहे हैं कि कम से कम 2 या 2 से अधिक, तो यहाँ पर जो 2 से अधिक पद होंगे या 2 पद होंगे उसमें से हम ये निर्धारण करेंगे, उसमें से हम इन 5 समासों को अलग करेंगे कि और समास की जो है वो ये प्रकार कैसे बने, अलग अलग कैसे। तो हम ये कह सकते हैं कि समास में जो भेद हो रहे हैं, ये जो 5 भेद बने हैं, इसमें पदों की प्रधानता, 2 पद होंगे कम से कम, उन दोनों में से कौन सा पद प्रधान है। कई बार ऐसा बनेगा कि पहले वाला पद जिसको पूर्व पद बोलते हैं वो प्रधान होगा, किसी किसी समास में बाद वाला पद जिसको उत्तर पद बोलते हैं वो प्रधान होगा, किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि दोनों ही पद प्रधान हो, किसी समास में ऐसा भी हो सकता है कि 2 पदों को मिलाने से जो अन्य अर्थ निकलता है वो प्रधान हो। तो इस आधार पर इसके ये जो 5 भेद है वो किए गए हैं। हम पहले मोटे मोटे तौर पे ये देखते हैं कि ये भेद कौन से भेद में कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, तो केवल समास में आप लिखिएगा विशेष संज्ञा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त। इसके पीछे आप लिख दो केवल समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। दूसरा लिखना है अवयव भाव का लिखना है प्रायेण पूर्व पदार्थ, पूर्व पद का अर्थ प्रधान, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। यानी हम आपको पूछेंगे भाई अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है, तो हम उस समास की परिभाषा क्या देंगे? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समास। समझ रहे हो? अगला लिखिए तत्पुरुष समास। लिखना है प्रायेण उत्तर पद प्रधान, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान प्रधान तत्पुरुषः समासः, तत्पुरुषः समासः। चौथा लिखना बहुवचन में प्रायेण, प्रायेण
अब यहाँ न तो पूर्व पद न उत्तर पद, दोनों पदों को मिला करके तीसरा एक अर्थ निकलेगा जिसको हम अन्य अर्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अन्य। तो ये अन्य अर्थ प्रधान, या हम इसको जोड़ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखे अन्य या अन्य पदार्थ, ऐसे लिख दो, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। अब यहाँ पदार्थ विज्ञान वाला नहीं है, दो शब्दों से मिलकर बना है पद अर्थ। और संस्कृत में जो पद बनता है वही प्रयुक्त होता है, और प्रत्येक पद का कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो यहाँ पद अर्थ से पदार्थ। अगला लेते हैं द्वंद्व समास के लिए। द्वंद्व समास में द्वंद्व यानी दोनों, तो हम ये लिखेंगे यहाँ की प्रायेण न पहले का न बाद का, दोनों का। तो उस दोनों को बोलते हैं उभय। क्या बोलते हैं? उभय। तो उभय पदार्थ प्रधान, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। दसवीं क्लास के जो सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, वह केवल तत्पुरुष, कर्मधारय और अव्ययी भाव समास है। अभी हम सर्वप्रथम अव्ययी भाव समास इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वापिस से यहाँ आप इसको समझ लें, ये केवल समास है। अभी हम कहते हैं कि नाम मात्र का या केवल, है ना, जिसमें केवल समास ही दर्शाना है। यहाँ लिखा हुआ है कि कोई विशेष संज्ञा को निर्माण के लिए, वे निर्मुक्तम, कोई विशेष संज्ञा के निर्माण के लिए केवल समास किया जाता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं हो, पद को जोड़ लिया जाए, सामान्यतः जोड़ लिया जाए, वो है केवल समास। लेकिन बाकी जो भी समास है वो पदों की प्रधानता के आधार पर। हमारे पास में जैसे हम संधि में पढ़ते हैं, तो संधि में बीच में धन ऋण लगा करके ये लिखते हैं, प्लस बोलते हैं जिसको हम, तो ये लिखते हैं। तो इससे पहले वाला पद को हम पूर्व पद कह देते और बाद वाले पद को उत्तर पद कह देते, पर पद कह देते। लेकिन यहाँ बीच में प्लस नहीं लगता है, यहाँ इस दो पदों के बीच में विभक्ति आती है, उन विभक्तियों को हटाया जाता है और इन पदों को पास पास में जोड़ा जाता है। जो जोड़ने की क्रिया है उसको समसनम कहते हैं, और जोड़ने की क्रिया से ही समस्त पद बनता है। क्या बनता है? समस्त पद। और इसी समस्त पद को जब आपको अलग करना होगा तो इसको कहेंगे समास विग्रह। क्या कहेंगे? समास विग्रह। परीक्षा में आपके सवाल आएंगे कि या तो जो समस्त पद है उसका समास विग्रह कीजिए, या फिर आपका प्रश्न ऐसे आएगा कि भाई समास विग्रह किया हुआ है, इसका समस्त पद बनाइए और पीछे समास का नाम और लिखिए। 3 नंबर के जो आपके पेपर में जो 3 नंबर का समास पूछा जाएगा, उसमें आपको ये क्लियर किया जाएगा कि आप या तो समस्त पद बनाइए या समास विग्रह कीजिए, लेकिन साथ ही साथ में समास का नाम लिखिए। तो हमारे को यहाँ यह बात ध्यान रखनी योग्य है कि समास का जो नाम है वो भी आपको साथ ही साथ में याद रखना है, और समास विग्रह भी याद करना है, और समास विग्रह किए हुए का समस्त पद क्या होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो हमारे कोर्स जो भी हम कोर्स में पढ़ेंगे
उन समासों में या जो हमारे पाठ्यक्रम में समास का जितना पोर्शन शामिल किया गया है उसमें से हमें यहाँ यही बात समझनी है और पहचान कर लेनी जैसे कि ये इन तीन में से इसका ये भेद है और इसका ये समस्त पद बनेगा या इसका ये समास विग्रह होगा। समझ में आ गया? तो अब आप तो यहाँ देखिए कि भाई ये नीचे वाले जो हमने चार भेद किए इसमें आगे प्रायः शब्द लगाया। प्रायः का मतलब अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है, तो प्रायः शब्द लगाया और प्रायः को लिखा है हमने प्रायः। हमें ये पहले वाला समास है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व। कम से कम दो पद होंगे, उसमें से जो पहला पद होगा उसको पूर्व पद कहेंगे और पूर्व पद का अर्थ जहां पर प्रधान हो वो कौन सा समास होता है? ऐसे कैसे? तत्पुरुष समास में लिखा है कि प्रायः उत्तर यानी बाद वाला पद, दो पदों में एक बाद वाला पद है, वो जहां प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। अभी आपकी जानकारी के लिए भी बता देता हूं कि तत्पुरुष समास के ही ये भेद है। कौन सा समास जो हम हिंदी में पढ़ते हैं जिसका नाम है कर्मधारय, और तत्पुरुष समास का ही भेद है जिसका कौन सा समास? तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये तत्पुरुष समास से दो अलग जो भेद निकलेंगे ये तत्पुरुष समास के ही भेद है, यानी मोटे तौर पर हमारे को इसी समास के अंदर पढ़ने, लेकिन यह अभी हम जब पढ़ेंगे हमारे को तो ये दोनों पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन भेद के तौर पर इसको अलग नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है और दोनों में अलग होता है कि यहाँ जो उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पहले वाला पद जो है वो विशेषण या उपमान है ना, विशेषण विशेष या उपमान उपमेय उस आधार पर होता है, इसलिए वहाँ कर्मधारय होता है। और द्विगु समास में क्या होता है कि दूसरे वाला जो पद होता है यानी उत्तर पद तो प्रधान होता ही है लेकिन उसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। क्या होता है? तो वो द्विगु समास होता है। इसलिए हम इसी के ही भेद में इन दोनों को पढ़ेंगे। और बहुव्रीहि समास में देखिए भाई, एक बार हमने कह दिया कि पूर्व पदार्थ, एक बार कह दिया उत्तर पदार्थ। अब इन समास में जो कम से कम दो पद होंगे उनको जब हम मिलाएंगे तो उन दोनों से मिला करके तीसरा पद मिलेगा। जैसा कि हमने हिंदी में पढ़ा होगा कि गज प्लस आनंद। अब गज का मतलब हाथी है और आनंद का मतलब मुख है। अब हाथी का मुख यह कहने से हम तीसरा अर्थ निकालते हैं कि एक ऐसे देवता है जिनके हाथी का मुख लगा हुआ है। ठीक है, तो शिव जी के पुत्र हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गणेश जी या गजानन जी। ठीक है, तो ये उनका एक रूढ़ अर्थ हो गया कि भाई गजानन जैसे सब बोलेंगे तो उसके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गए। तो ऐसा रूढ़ होने पर वो समास कौन सा बन जाता है? इसलिए हमने लिखा है कि प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान। अब अन्य पदार्थ कोई बाहर से नहीं आता है, दो पदों का जो अर्थ बनता है उससे कोई तीसरे व्यक्ति की तरफ इंगित होता है और वो ऐसा जब होता है तो वो कौन सा समास हो जाता है? हम बोलते हैं जैसे 10 यानी 10 संख्या में 10 और आनंद यानी शेर या मुख है ना, तो जिसके 10 मुख हैं तो 10 आनंद किसके लिए कह रहे हैं? तो ये तीसरा अर्थ रूढ़ हो गया। ऐसे कैसे? षट आनंद, षडानंद। षडानंद किसका नाम है? शिव जी के दूसरे पुत्र। क्या नाम है बताओ? भगवान कार्तिकेय। क्या नाम है? कार्तिकेय। उनके 6 मुख हैं। अब चतुर्मुख या चतुरानंद, ऐसा 4 मुख किसके थे? ब्रह्मा जी के। किसके थे? तो ब्रह्मा जी को चतुरानंद। ऐसे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब रूढ़ अर्थ होता है ना, धनुर्धर। अब धनुष है जिसके हाथ में, तो इनके हाथ में था भगवान श्री है ना। ऐसे बंसीधर जिनके लिए रूढ़ अर्थ हो गए, फिक्स है कि भाई ये, तो वो बहुव्रीहि समास के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए द्वंद्व समास में अभी यहाँ पर हमने कह दिया कि भाई दोनों न तो पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, बल्कि दोनों को मिला करके जो तीसरा मिलेगा वो प्रधान है।
अब यहाँ यह समास है जिसमें उभय पद, उभय का मतलब दोनों ही पद प्रधान हो, जहां पहला और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो। तो ये परिभाषा के हिसाब से आपका समास का जो वर्गीकरण कर दिया गया, इसको आप एक बार समझ लिया सभी ने? सबको समझ में आ गया? तो मैं इसको मिटा करके अब हम एक बारी एक एक समास को पढ़ेंगे।